मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, जारी है निजी अस्पतालों की लूट। जी हाँ, आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये तो आप सीखिए सिर्फ निजी संस्थानों से। कैसे लाभ कमाया जाए, कैसे बड़ा मुनाफा कमाया जाए। एक 100% नहीं, 200% नहीं, 400% नहीं, 500% नहीं, 800% तक कैसे मुनाफा कमाया जाए, ये सीखिए आप इन निजी संस्थानों से। ये है देश के अस्पताल, प्रदेश के अस्पताल, फिर चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं के भी हो, अस्पताल लूट मचाने में लगे हुए हैं। सरकार ने रेट तय कर दिए कि इससे ज्यादा कोई भी रेट ले नहीं सकता, लेकिन अस्पताल है कि मनमानी करने पर उतारू है। और एक किसी भी व्यक्ति से वो लाखों रुपए रेट लेते हैं। एक मरीज के भर्ती होने से 2 दिन का 2 लाख रुपया वसूल लिया। दूसरे मरीज से 18 दिन भर्ती होने का 10 लाख रुपए वसूल लिया। यानी कि लाखों से कम की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि जब पहले आपका इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस का सारा पैसा ले लेते हैं, और जब इंश्योरेंस वाले हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर आपको अलग से फंड जुटाने की जरूरत होती है, और वो भी सारा ये निजी अस्पताल ले लेते हैं। और सवाल ये है कि क्यों नहीं निजी अस्पताल पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। अब हालांकि कुछ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। बनारस की बात करें तो डीएम कौशल राज शर्मा ने 14 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। और अगर लखनऊ की बात करें तो 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कर दिया है कि किसी से भी अगर कोई ज्यादा पैसा वसूलता हुआ मिलेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर वो कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। जनता की बेहद गाढ़ी कमाई पर का लाखों रुपए लूटने वाले ये इन अस्पतालों पर कब लगेगी, कब कब होगी कार्रवाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी जी, तो देखा आपने कैसे ये अस्पताल लाखों रुपए वसूल रहे हैं मरीजों से। सरकार के बाकायदा नियम बना देने के बावजूद कैसे सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये है सरकारी अस्पताल। इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। हमारे साथ रमन सिंह जी जुड़ चुके हैं, रमन सिंह आजाद जी जुड़ चुके हैं। रमन सिंह समाजवादी माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पी के गुप्ता साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर पी के गुप्ता साहब। और सीधे आपके पास ही आएंगे। ये क्या हो रहा है देश और प्रदेश में, कैसी लूट, मतलब किडनी निकाल लेना, बेच देना, मानवता कहाँ चली गई है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। किसी की जान की कीमत इतनी वसूल ली जाती है कि उसका घर बर्बाद हो जाता है। आखिर इन अस्पतालों पर ये जो मैं सारे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ तथाकथित प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर रोक कब लगेगी। निश्चित तौर पे बिल्कुल अच्छा विषय आपने उठाया है और प्रदेश सरकार इसमें बड़ी एक्टिव भी हुई है। इसमें मेरा कहना है कि जान की कोई कीमत नहीं होती है, इसको आप पैसे से नहीं तौल सकते हैं। जान तो अनमोल है, उसको मोल से आप बचा नहीं सकते हैं। उसको बचाने वाला तो भगवान है, डॉक्टर उसकी मदद करता है किस तरीके से हम उसको सर्वाइवल करा सकते हैं। बस यहाँ जो प्रश्न आया है वो ये आया है कि कुछ अस्पताल जो है वो उन्होंने
एग्जॉर्बिटेंट चार्ज किया है, जिस पे सरकार ने कार्रवाई की है। बहुत अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स का समूह है, लेकिन ये देखना होगा कि ये अस्पताल क्या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित थे, क्या ये अस्पताल पहले से संचालित थे कि नहीं थे, क्या वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसकी निगरानी करता था कि नहीं करता था, किस आधार पे इनको कोविड के लिए उनको अधिकृत किया गया। ये सब बिंदु है जो एक दिन में तो नहीं होता है। किसी को आपने अधिकृत किया तो उसकी जांच पड़ताल क्यों होगी, डॉक्टर वहां पे हैं कि नहीं है। दूसरी बात है कि जनता से भी मैं अपील करूंगा कि वो भी चिन्हित करें कि वो अस्पताल में क्या डॉक्टर हैं कि नहीं, क्या डॉक्टर द्वारा संचालित अस्पताल है, क्या उसकी जो केयर है वो अप टू डेट मार्क है कि नहीं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए कि लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएं। सरकार की अपनी इतनी अच्छी व्यवस्था हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने L1 और L2 फैसिलिटीज हो कि लोगों को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि पता ही होगा कि 3-4 महीने पहले तक प्राइवेट को मतलब कोविड के लिए ट्रीटमेंट की अनुमति नहीं थी। अचानक जब कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाया गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर की अपनी मजबूरियां हैं, मैं उनकी वकालत बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो IMA के मेंबर भी नहीं है, वो डॉक्टर द्वारा संचालित लैब संचालित हॉस्पिटल भी नहीं हो सकता है। अगर है तो उस पर डेफिनेटली IMA संज्ञान लेती है। और तो मेरा यहाँ पे कहना यह है कि सरकार ये देखे कि वो उस अस्पताल में ये कब से ऐसा कुछ चल रहा था, एग्जॉर्बिटेंट बिलिंग जो हुई उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे काला बाजारी हो रही थी, इस पर निगरानी करने की जरूरत थी। और एक दिन में नहीं होता, ये सब पहले से चल रहा था। इसमें सरकार ने प्रोएक्टिव कदम उठाया, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है सर, बने रहिए। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी। सवाल यही है सर कि ये जो निजी अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, हालांकि सरकार ने एक अच्छा काम किया। बनारस राज्य ने 14 लोगों के खिलाफ FIR की, 14 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किया। लखनऊ में भी आज 3 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि ये जो भी मनमानी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मानवता के खिलाफ है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार की जो रेट लिस्ट है उसकी नाफरमानी कैसे कर पा रहे हैं ये निजी अस्पताल। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाइयाँ की है। 14 हॉस्पिटलों पे पहले कार्रवाई हुई, 3 लखनऊ के हॉस्पिटलों को नोटिस जारी हुआ, उन पे कार्रवाइयाँ हुई। अन्य जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही हैं वहाँ भी कार्रवाई की पूरी तैयारी है और उन हॉस्पिटलों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद में भी अगर उनमें सुधार नहीं आता है तो उनके लाइसेंस जब्त किए जाएंगे। देखिए प्रदीप जी कि ये महामारी का समय है और जबकि पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से महामारी ने अपना विकराल रूप लिया, उस समय ये जरूरी हो गया था कि जो हमारे पास सरकारी संसाधन हैं उनके साथ साथ जो प्राइवेट संसाधन है वो भी हमारे देश के संसाधन है, हमारे प्रदेश के संसाधन है। प्रदेश सरकार से बाकायदा उन्होंने अनुमति ली है और ये जो मेडिकल का क्षेत्र है प्रदीप जी, ये सेवा भाव का क्षेत्र है। लेकिन अगर उसको रोजगार भी मान लिया जाए, लेकिन रोजगार मानने का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि उसको अन्य रोजगारों की तरह मान लिया जाए और उससे भी इतर कि इसमें व्यक्ति की जान से खेला जाए और केवल पैसे का संग्रह, धन का संग्रह का धन के स्रोत के रूप में इस व्यवसाय को देखा जाए। देखिए सेवा भाव का क्षेत्र है और भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है, पृथ्वी का अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर्स है। आज भी कितना भी मेडिकल साइंस हो गया, लोग मेडिकल को वो जागरूक हो गए, जानकार हो गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप आज भी माना जाता है। ऐसे में मानवता के खिलाफ जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धन संग्रह का एकमात्र स्रोत किसी बीमार व्यक्ति को, उसके परिवार को इस तरीके से स्रोत समझ लिया कि जैसे दुधेरी गाय हो, उसको रोज दूध दुहिए, रोज दूध लगाइए और रोज उसका शोषण करिए।
ठीक तो है। इस तरीके से जिन लोगों ने समझ लिया था उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। आगे भी आपको जो भी इस तरीके के कुकृत्य करेंगे, मैं साफ साफ शब्दों का जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुकृत्य जो करेंगे उनके खिलाफ आपको बड़ा एक्शन देखने ठीक को है, मिलेगा। ठीक है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिषेक वाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमई है। बहुत स्वागत है आपका सर, आपका भी। रमन सिंह जी का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। रमन सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑडियो खोल लीजिए, और आपसे भी वही समझना चाहेंगे कि ये निजी अस्पतालों की लूट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि दिल्ली से लेकर के पूरे प्रदेश में जारी है। क्यों इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? देखिए, अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो जितनी भी अभी तक सरकारें रही हैं, उनका हेल्थ सिस्टम में जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उस पर कतई ध्यान नहीं रहा है। किसी भी सरकार ने आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सीएचसी को या मेडिकल कॉलेज पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी का कारण है कि लोगों को मजबूरी में निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है, जिसके कारण उनको वहां लूट का शिकार होना पड़ता है। अभी हमारे आईएमए के प्रवक्ता थे, वो साथी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मूल्य कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है। जो आदमी गरीब है, एक रिक्शा चालक है, रेहड़ी पटरी वाला है, अगर वो किसी निजी अस्पताल में जाता है तो आप बताइए, आज लॉकडाउन के समय उसकी सारी जो आय के स्रोत हैं वो सब बंद हैं, इस तरह इलाज कराएगा वो? बात करते हैं आज सीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको L2 कोविड का L2 हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन क्या उनकी दुर्दशा थी? पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र में 2020 में लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 2464 डॉक्टर्स के पद हैं, जिनमें से मात्र, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, और जिनमें मात्र 424 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो नियुक्त हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की हालत पूरे भारत में सबसे ज्यादा खराब है स्वास्थ्य के मामले में। इन सारी कमी से आपकी लैब, आपके जांच की व्यवस्थाएं नहीं है, इस कारण लोगों को निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां वो मनमाने दामों में मनमानी लूट का शिकार होते हैं। सरकार को चाहिए था कि जब ये आपदा आई, पहले से तैयारी होनी चाहिए थी इस चीज की, और निजी अस्पतालों के जो कोरोना इलाज के दाम हैं ठीक है, तय रमन किए जी। जाने चाहिए थे, उनको तय होना चाहिए था कि रमन जो जी, आप जांच है उसका मूल्य ये रहेगा। रमन जी, वो और आप चार्जेस तय किए गए हैं। सवाल ये था कि चार्जेस तय होने के बावजूद ये एग्जॉर्बिटेंट फीस क्यों वसूली जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, आप भी अपना ऑडियो खोल लीजिए, और आपसे भी चाहेंगे कि आप अपना क्या कहेंगे इन निजी अस्पतालों की लूट पर। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी। प्रदीप जी, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा। इस कंसेप्ट पे हमेशा से काम किया। यहाँ पर एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई तो मेरे लखीमपुर खीरी में एक ट्रॉमा सेंटर बना 200 बेड का। मैंने पहला सवाल, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मंत्री थे, उनसे मैंने पूछा कि ये ट्रॉमा सेंटर आप कैसे चलाएंगे? आज स्ट्रक्चर खड़ा है, स्टाफ और पैरामेडिकल नहीं है। तब उन्होंने बड़ा व्यंग करके कहा था कि आपकी सरकार बड़ी शॉर्टेज कर गई है। हमने कहा, हमने माना कि हमने शॉर्टेज कर ली है, आप ये कमी कब तक पूरी कर लेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं अधिक से अधिक, हमें 2 वर्ष चाहिए और हम 2 वर्ष के अंदर जितना स्टाफ की शॉर्टेज है वो पूरी कर लेंगे। आज शॉर्टेज और बढ़ गई, और प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं उन्होंने ये मान लिया कि आज वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गई है। सारी कोरोना की लड़ाई, पूरी की पूरी लड़ाई सरकारी अस्पतालों ने लड़ी है। आयुष्मान योजना में 22,000 अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में है, जिसमें से 45% प्राइवेट हॉस्पिटल है। कोरोना की महामारी में ये 45% हॉस्पिटल की पूरी ओपीडी बंद हो गई थी। अब आपका जो मूल प्रश्न है कि अगर ये प्राइवेट अस्पताल ये लूट कर रहे हैं तो हम इस पर सरकार क्या कार्रवाई करे, तो मेरा सीधा आपसे कहना है कि जब ये कोरोना की सेकेंड लहर आई थी, एक ऑडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था कि लखनऊ के एक प्रतिष्ठित
एक भाजपा के हमारे साथी विधायक का अस्पताल के बारे में आया कि 20 लाख रुपए का बेड वहां पे मांगा जा रहा है। वो आईडीओ चला और खूब चला, और सरकार ने आश्वासन भी दिया था हम कार्रवाई करेंगे। अगर उस वक्त इस तरह की कार्रवाइयां हो जाती तो प्राइवेट अस्पतालों को कुछ ना कुछ एक दहशत होती। आज प्राइवेट अस्पताल मान के चल रहे हैं कि मजबूरी है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो सरकार के बयान को एक केवल फॉर्मेलिटी मानेंगे, इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, जी क्या कहेंगे आप इस खुली छूट, लूट की खुली छूट को लेकर? देखिए, इस कोविड टाइम पे मैं सलाम करता हूं डॉक्टर्स को, जिन्होंने बहुत सारे मरीजों की जान बचाई, और उन परिवार के साथ हम सभी खड़े होना चाहिए। हम खड़े भी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, नंबर एक बात। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आपदा में अवसर तलाशी, जैसा कि जिसपे आप आज का टॉपिक भी है। आखिर नकेल कसी कब जाएगी? गवर्नमेंट किसी की भी रहे, लेकिन मारी जाती है जनता। आप देखिए, क्या पहली लहर आई थी तब क्या हमने इस बात पे बारे में बात नहीं की थी? जब दूसरी लहर है तब तो काफी सारे डॉक्टर्स ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा कर दिया कि 3 दिन में लाखों लाखों रुपए का बिल लगा दिया, और गरीब आदमी देगा कैसे? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, मैं जगह का अभी नाम मिस कर रहा हूं। एक जगह पे तो बुजुर्ग व्यक्ति को बेड़ियों से बांध दिया गया क्योंकि वह अस्पताल का बिल नहीं भर पाया। ये बड़ी शर्मसार करने वाली बातें हैं। सरकार से पहले भी मैं कई डिबेटों में बोल चुका हूं, मैंने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया भी था, आपने भी बड़ी प्रदीप बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाया। लेकिन इसमें चूक हो जाती है कि जब सरकार के मंत्री इसमें सम्मिलित हों। क्या अजंता हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार का नहीं है? क्या उस पर कितनी बार लांछन लग चुका है? उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जानकीपुरम का एक हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक हॉस्पिटल जिसपे तहमत लगी कि उसने कोरोना पेशेंट्स के किडनी तक का ऑर्गन्स निकाले गए हुए हैं, इस बात पे भी उसके ऊपर केस किया गया था, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसके परिवार को बुला करके बोला था कि हम जांच करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या 2020 से 2021 तक उस जांच का अमली जामा पहनाया जा चुका? कहीं नहीं पहनाया जा चुका है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के निगहबान क्यों बने हुए हैं, उसको साथ में लेकर के क्यों चल रहे हैं। जो हमारे जोशीले डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तोहमत लग जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर। अभिषेक जी, बिल्कुल आपने बड़ी साफ गोई से पूरी बात रखी। आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रोफेसर DN त्रिपाठी साहब, सवाल ये है कि आखिर इन अस्पतालों, ये जो लूट मचा रखी है, इन पर नकेल कैसे लगाई जाए? सरकारी फरमान वो मानते नहीं है। सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया कि आपको इतना चार्जेस लेने हैं, फिक्स चार्जेस कर दिए, उसके बावजूद ये लूट जारी है। आखिर इन पर अंकुश कैसे लगेगा? जी, आपने बिल्कुल कहा। मैंने साथी अपने पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा लोग हैं, उनको भी सुना, और काफ़ी विचार हमें पॉजिटिव लगे। बिल्कुल सीधा सीधा है कि सरकार इनके ऊपर नकेल डालना नहीं चाहती है। मैं सरकारी क्षेत्र का प्रोफेसर चिकित्सक और वो रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट अस्पताल ज़्यादातर ये केवल एक बिजनेस इंडस्ट्री हब बन गए हैं। सेवा भाव समाज के और प्रोफेशन में जो कम होता जा रहा है, वही हमारे साथी डॉक्टरों का है। हमारे डॉक्टर जो सुन रहे होंगे, मुझे पक्का याद है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच कड़वा होता है विश्वकर्मा जी। बिल्कुल हमारे डॉक्टर्स, खासकर ये जो नर्सिंग होम चला रहे, बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। क्षमा कीजिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ। अभिषेक जी अभी कह रहे थे, कुछ सरल भाषा हम यूज कर रहे थे। मुझको दुख भी और दर्द भी है, और सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती। मैं कह रहा हूँ, पिछले बार हमें याद है कुछ अस्पताल आए थे, मैं कोविड बनाऊंगा, अब की बार अस्पताल लालायत थे। शायद उनके अंदर यही भावना छुपी रही होगी कि इससे हम अवैध रूप से धन की उगाही करेंगे। ऐसे जो भी नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, विश्वकर्मा जी, मैं आपके इस बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं, ऐसे डॉक्टर पे एक्शन होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। ये समाज के लिए कलंक है। ये एक तरह से मैं क्या कहूं, मैं शब्द यूज नहीं करूंगा यहाँ,
ये समाज की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ऑक्सीजन का रेट, बेड का रेट, फलाना रेट, वो ठीक है, 15 तरह के टैक्स लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं सहमत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में कर्तव्य है, जनता के प्रति कर्तव्य है, सेवा भाव, संवेदनशीलता। विश्वकर्मा जी कहाँ चली गई है? क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? बिल्कुल ये गलत है और मैं सरकार के साथ हूं। सरकार, सीएमओ को सख्त एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए, और इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और वसूली होनी चाहिए, जुर्माना। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपने बात रखी, बिना किसी लाग लपेट के आपने कह दिया कि ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आए हैं, ये एक कमाई का जरिया बन गए, हब बन गए। आपके पास आऊंगा केसी जैन साहब, सवाल ये है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जमीन लेते हैं सरकार से, 1 रुपए, मात्र 1 रुपए के नोट पर ये करोड़ों रुपए की जमीन ले लेते हैं। उसके बावजूद ये सरकार की नाफरमानी कर रहे हैं, सरकार इन पर नकेल नहीं डाल पा रही है। आखिर कारण क्या है? त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सरकार नकेल लगाना नहीं चाहती इन पर। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, समस्या यहाँ पे ये है कि जो इस कोविड काल में जिस प्रकार से पेशेंट्स बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि अगर जो सरकारी हॉस्पिटल थे सारे की सारे भरने के बाद फिर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट की तरफ भागता है। सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आना चाहता है क्योंकि उसके खर्चे ना के बराबर होते हैं, कुछ खर्चे दवाइयों वगैरह के होते हैं, बाकी बेड का चार्ज ये बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी को जब सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं, बेड नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट की तरफ भागता है। लेकिन क्या प्राइवेट वाले को इसीलिए लाइसेंस दिया जाता है कि वो 800% तक का मुनाफा कमाए? बहुत अच्छा सवाल है आदरणीय प्रदीप जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो गाइडलाइन है और जिस समय उनको लाइसेंस दिया जाता है उसमें जो शर्तें हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स का जो शपथ होता है उनकी डिग्री पूरी होने के बाद में, वो सेवा भाव का है, वो मानवता की सेवा के लिए है। लेकिन ठीक है, उसके बाद में भी जो सरकार के भी रेट है प्रदीप जी, मैंने ठीक है कैसे कह सकते हैं आप ठीक है कैसे कह सकते हैं केसी जैन जी? आप इस बात को समझिए, जब एक डॉक्टर डिग्री लेता है तो उसके पूरी हो, आप पूरी नहीं तो अपने शब्दों को आप वापस लीजिए, अरे चुप रहिए, आप वापस लीजिए। पहले मेरी बात हो जाए, मुझे मैं क्या ठीक कह रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। बकरे लगते केवल आप, खिलाई जाती है, क्यों बकरे लगते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, पहले बात तो सुनिए। की प्राथमिकता को बातें कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पे, मरीजों की आपके राहुल गांधी जी कहते हैं पहले मोदी जी टीका लगवाए तब कोई टीका लगवाएगा। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा, आप पहले कहते हैं मोदी जी पहले टीका लगवाए। अभिषेक जी आप देश को भ्रमित करते हैं, आप लोगों ने चोरबाजारी की, आपके लोगों ने ऑक्सीजन को चोरी की, ऑक्सीजन को छुपा के रखा। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा, केसी जैन साहब आप शांत हो जाइए। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप केसी जैन साहब से पूरे सवाल पूछ लीजिएगा। जरा कुछ सवाल है जो जनता के सवाल है वो जैन साहब से समझ लीजिए। जैन साहब देखिए प्रदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जो रेट रखे हैं, ठीक का मतलब ये है कि कुछ तो उनको रेट रखे गए। सरकारी हॉस्पिटल में अगर बेड का चार्ज शून्य है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000, 2000, 3000 रुपए बेड का चार्ज उनको दिया जा रहा है। लेकिन वो 3000 रुपए का बेड का चार्ज 1 लाख रुपए होना गलत है। लेकिन 3000 रुपए इसलिए रखा गया, ठीक कहने का मतलब ये है, जो आदरणीय अभिषेक जी अभी पूछ रहे थे कांग्रेस के साथी, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए, वो ऐसा नहीं कि 3000 रखा गया, आईसीयू का 8 से 10,000 रुपया रखा गया चार्ज, और वेंटिलेटर का 18,000 चार्ज रखा गया, 15 से 18,000। आप समझिए, ऐसा कि नहीं सरकार ने उनको मतलब पर्याप्त दिया है कि वो अपनी वसूल ले, लेकिन उसके बावजूद एक दिन का 1 लाख रुपया वसूलना, ये कहाँ का न्याय है? प्रदीप जी, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इन पर? मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, सरकार ने जो रेट रखे, उन रेटों में इस चीज का ध्यान रखा गया कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को अपनी जेब से कोई पैसा ना भरना पड़े जी। अगर ये चीज का ध्यान रखा गया, उसके बाद में उनके रेट का निर्धारण हुआ है, तब डॉक्टर्स के द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, नर्सिंग होम के द्वारा ये कहना कि हमारे ऊपर 10, 18 तरीके के चार्जेस और टैक्सेस लगाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये मामला सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है। डॉक्टर बेचारे तो मोटी फीस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली काम तो उस मैनेजमेंट का है जिनके लोग ये हॉस्पिटल चलाते हैं।
और ये जैसे शर्मा जी, सरकार ने एक और गलती की, उसने हॉस्पिटल्स दाम तो तय कर दिए जी, मेरी बात लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं करी। बिल्कुल वो दाम वो जो तय दाम है उस पर ही मरीजों से चार्ज लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, इसके एक पुख्ता मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण पूरे कोरोना काल में मतलब ये जो निजी हॉस्पिटल थे ये एक लूट का केंद्र बन गए। आपदा में अवसर शब्द इन लोगों के लिए ही यूज हुआ कि ये जी। रमन सिंह जी जवाब ले लें केसी जैन साहब का, फिर आपके पास आऊंगा। जी, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके मॉनिटरिंग की। आपने जी देखिए केसी जैन साहब, मॉनिटरिंग कहाँ गई? नमन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, कोई भी व्यक्ति होगा, देश का कोई भी नागरिक होगा, ये सवाल उठाएगा, क्योंकि जिसने भी इन चीजों को देखा है, सुना है, पेपर मीडिया के माध्यम से जाना है, डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल्स मोटी वसूली कर रहे हैं पेशेंट से। कई बार प्रदीप जी ये भी शिकायतें मिली। देखिए मैं चीजों को छुपा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा विषय रखा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार कार्रवाइयां भी की है। तो देखिए मैं छुपा नहीं रहा हूँ, कहीं कहीं जगह पे तो ये भी शिकायत मिली है कि पेशेंट के खत्म हो जाने के बाद हॉस्पिटल ने डेड बॉडियां रोक ली और कहा कि जब आप इतना पैसा देंगे तब बिल्कुल ठीक करें। नहीं, आप सही व्याख्या कर रहे हैं केसी जैन साहब, और बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई कब होगी? चर्चा जारी रखेंगे, ब्रेक पर जाना है। केसी जैन साहब वही बता रहा हूँ, रमन साहब ब्रेक पर जाना है मुझे, वही बता रहा हूँ। अभिषेक जी मैं आपसे भी माफी चाहूंगा, मुझे के निवारण के लिए केसी जैन साहब मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, बाकी लोगों को भी पूरा पर्याप्त समय दूंगा वो समस्याओं के निवारण के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं भी बता दें, केसी जैन साहब मजबूरी हमारी ब्रेक पर जाना है। केसी जैन साहब ने कहा कि लूट पूरी इस तरह से मचा रखी है कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बावजूद भी डेड बॉडी रोक लेते हैं, और जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता है डेड बॉडी तक नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हमारे कई साथी, हमारे पत्रकार साथियों की मौत हो गई, उनके हाथ की अंगूठी निकाल ली गई, उनके मोबाइल फोन रख लिए गए, उनके गले में जो चेन थी वो निकाल लिया गया, उनका सामान पूरा रख लिया गया। क्या यही मानवता है? क्या यही है निजी अस्पतालों का रुख? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम डॉक्टर पी के गुप्ता साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर पी के गुप्ता साहब, ये ठीक बात है कि वो आपके संगठन में ये कह रहा था, मैं आपके 10 सेकंड में एक सेंटेंस और कह दूं। जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जिन जिन हॉस्पिटलों से इस तरीके की जानकारियां मिली,
शिकायतें मिली, उन पे तत्काल एक्शन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हॉस्पिटल ने ये भी कहा, खाली नोटिस जारी हॉस्पिटल ने ये भी कहा कि हम तालाबंदी कर देंगे, हम चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। उस पे मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से निर्णय लिया कि नहीं, आप ऐसी महामारी की दशा में ताला बंदी करके भाग नहीं सकते हैं। जो रेट है आप रेटों में आपको जानकारी का शिकार है, मुझे लग रहा है गलत जानकारी का शिकार है। अभिषेक जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, पूरा मौका आपको दूंगा। पीके गुप्ता जी का पीके गुप्ता जी, सवाल आपके लोग नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मॉरलिटी, जो एक मॉरल की बात होती है, आखिर डॉक्टरों का और मॉरल कहाँ, क्या उन्होंने मैनेजमेंट के आगे अपने मॉरल को गिरवी रख दिया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आईएमए जो है डॉक्टर्स की बॉडी है, डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जहां पे ऐसे कुछ सुनने को आता है एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग का और ये लूट की बात जो आती है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो 3-5 करने वाले लोग हैं, उसको तंत्र को से जुड़े हुए लोग होते हैं। यहाँ तो एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी करके जब निकलता है, अब व्यवस्था को देता है तो कहीं फिट नहीं पाता है, वो तो फिर उस तंत्र के अंदर अधीन हो गया तो कॉर्पोरेट में नौकरी लेकिन डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, ये कह के हम नहीं बता सकते कि मैनेजमेंट ऐसा करता है। आखिर डॉक्टर भी मोटी तनख्वाह के कारण के लालच में मैनेजमेंट के जो इस तरह के कार्य हैं उनमें लिप्त हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स आया है इस समय, कॉर्पोरेट के सोचिए कि वहां भर्ती होने के लिए लाइन लगी हुई है जी। ये कौन लोग हैं जो वहां भर्ती होना चाहते हैं भाई, ये भी तो पता कीजिए। बिल्कुल। और ये छोटे और मझोले अस्पताल मोहल्ले का डॉक्टर है, आज होम आइसोलेशन के मरीजों को ठीक कर रहा है, लगातार फोन अटेंड करते हैं हम लोग, उनको केयर करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। 15 डॉक्टरों का पैनल आईएमए का लगातार महीने भर से जो है लोगों की काउंसलिंग कर रहा है। आपने अच्छा काम किया पीके गुप्ता साहब, आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया, इस बात में कोई शक नहीं, और हमने उसको अच्छी तरह से दिखाया भी खबर को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके लोगों की बदनामी हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात से हम लोग व्यथित है, इस बात से व्यथित है कि पूरी फैटर्निटी बदनाम होती है। बिल्कुल। मछली एक तालाब को गंदा कर देती है कि मछली होती है, लेकिन सवाल है कि पूरा जो सेक्टर है वो डिमोरलाइज हो रहा है, क्योंकि होता यह है कि सरकारी महकमा आयकर क्यों फेल होती है, लेवल 1 लेवल 2 की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो जाए कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना जाए, प्राइवेट सेक्टर की अपनी मजबूरियां। लेकिन कहा तो ये जा रहा कि सरकार बिजनेस क्यों करे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकार बिजनेस क्यों करे, सरकार का काम है सरकार चलाना, काम तो सरकार प्राइवेट लोगों को करना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जो भी खर्च हो रहा है वो हमारा आपका पैसा है जी, ऐसा नहीं कि फ्री में वो वहाँ पर क्या खर्च नहीं होता है, वहाँ पर आरटीपीसीआर की मशीन लगी हुई है, वहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही है, वहाँ पे जो है बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे वो पैसा तो हमारा आपका ही है। बिल्कुल। हाँ, जो मरीज भर्ती है उससे नहीं लिया जाता है कि हमारा पैसा तो खर्च हो रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर का जो बंदा छोटा मझोला क्लिनिक चला रहा है, अस्पताल चला रहा है, अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि रोजगार भी क्रिएट कर रहा है, वो रेवेन्यू भी दे रहा है। रोजगार तो क्रिएट कर रहा है सर, रोजगार क्रिएट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से किया जा सकता है पीके गुप्ता साहब वो रोजगार क्रिएट कर रहा है, 2, 4, 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का जिस तरीके से वो दोहन कर रहा है उसको क्या कहेंगे। मरने के बावजूद भी लोगों के हाथ की अंगूठी उतार ली जाती है, गले की चेन उतार ली जाती है, और डेड बॉडी को रोक करके लाखों रुपया लिया जाता है। ये तो मानवीय है, शासन प्रशासन इसीलिए तो है, जो व्यवस्था है हमारी लॉ की वो किस लिए है, वो इसलिए तो है कि हर प्रोफेशन गंदे लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन पे कार्रवाई करें। ठीक है, लेकिन सवाल है कि उस 1-2 लोगों की वजह से पूरे 98% जो है लोग डिमोरलाइज हों और इस कोरोना काल में अविश्वास का वातावरण बढ़े, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लोग तो वैसे ही परेशान है। ठीक है अभिषेक जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपने बड़ी ईमानदारी से कहा अजंता हॉस्पिटल एक भाजपा के नेता का है, वो हॉस्पिटल उस नेता का है। डॉक्टर पीके गुप्ता भी कह रहे हैं कि ज्यादातर हॉस्पिटल कोई आम आदमी तो चलाता नहीं, किसी ना किसी नेता या माफिया किसी का ही हो। सवाल ये उठता है कि आपके जो आपकी पार्टी के नेता हैं उनके भी हॉस्पिटल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले ही बात कही कि चाहे सरकार किसी की भी हो जी, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल किसी का भी हो, बिल्कुल किसी का भी हो,
देखिए, एक डॉक्टर होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, अपनी डॉक्टर साहब की मैं हर एक चीज का सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स को इन्होंने बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन उसको वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब डॉक्टर्स को एक कसम खिलाई जाती है तो उनको ये बात जरूर बोला जाती है कि आप अपने स्वार्थ को दरकिनारा करके मरीजों की प्राथमिकताएं देखें। अभिषेक जी, डॉक्टर की आप बात करें, मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं करें? जिनके मैं दोनों पे आ रहा हूं। देखिए मैं दोनों पे ये तो हो गई एक बात। और आपदा के समय ये सबसे प्रमुख चीज होती है। देखिए, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकार भी जब हॉस्पिटल्स को देती है 1 रुपया, 5 रुपए या 10 रुपए जितने पे भी देती है, तब उसमें ये कंडीशंस होती हैं कि आपदा के समय आप जो मरीजों को प्राथमिकताएं देंगे अपने स्वार्थों को दरकिनार करके। बिल्कुल, उसमें ये क्यों नहीं किया गया? नहीं किया क्या? देखिए, मैनेजमेंट चलाता है, लागू है अभिषेक जी। अरे सुन लीजिए, कैसी जैसी सुनना सीखिए। आपको जानकारी नहीं है, देखिए आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से आप चुप रहिए। आपको जानकारी नहीं है, चुप रहिए। आपको पता है? अरे ठीक है, हम चुप हो जा रहे हैं। आप बोल लीजिए। अभी तो आप 3,000 रुपए दाम बोल रहे थे, 3,000 रुपए बोल रहे थे, 18,000 रुपए, 10,000 रुपए की जब बात में 50 लाख रुपए कहते मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। क्या कर रही है? आपके पास जानकारी का अभाव है, तो आप मुंह बंद करके सुनिए कम से कम। बाकी लोगों की बातों को सुनना सीखिए। तथ्यों पर बात होगी भाई, इस तरह की बात नहीं होगी, तथ्यों पर बात कीजिए जी। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए जो भी हॉस्पिटल्स होता है, कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट की आती है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने पहले बोला, मैनेजमेंट की देखरेख के लिए कोई भी ऐसी विंग नहीं बनी है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट में हो। मैं अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी जगह पे भी रही हो, हर जगह पे कहीं पे कोई ऐसी विंग नहीं बनी है। सबसे बड़ी चीज अभिषेक जी, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके भी नेताओं के हॉस्पिटल्स हैं। मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ प्रदीप जी, मैं सारे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं लाया गया है जहां पे इस चीज को माना गया हो कि उन चीजों के आंकड़ों को हम दुरुस्त कर सके। मैं यहाँ पे कहीं अपनी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ या किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये आपदा का समय है। देखिए, ये आपदा का समय, हम आप मिल करके लड़ाई लड़ेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे राजनीति कर सकेंगे। पहले प्रदेश को और देश को बचाना है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। ठीक है अभिषेक जी, एक ऐसा बिल बनाना पड़ेगा, तभी आगे काम चलेगा। अदरवाइज हम आप ऐसे डिबेट करते रह जाएंगे, काम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ शशांक जी। प्रदीप जी, ये महामारी डिक्लेयर है। आपदा मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पूरी पावर्स है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, कि महामारी को निपटने में न केवल इलाज का इंतजाम बल्कि इलाज किस रूप में होगा उसकी भी वो पॉलिसी बना सकते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती है कि वो डॉक्टरों पे कार्रवाई करना चाहती है, तो एक साधारण सा, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, ये तरीका नहीं है। वो सीधे ये कहें कि हमें कंप्लेंट दो, हम इस पर एक्शन लेंगे, चाहे वो बाद में ले, अभी मैनेजमेंट में लगे। लेकिन इस चीज को सरकार घोषणा कर सकती है कि जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको एक शशांक जी, 2 दिक्कतें हैं। दिक्कत नंबर 1 कि अगर जरा सा उन पर कार्रवाई की जाती है तो वो अस्पताल बंद करने की धमकी देते हैं। ये और इस कोविड के महामारी में सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, ये अभी की बात नहीं है, ये बात तब की है कि आप अभी तो महामारी खत्म नहीं हुई ना, अभी तो हमें केवल कंप्लेंट्स लेनी है। एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, वरना लोग भूल जाते हैं। आज किसी के साथ कोई वारदात हुई, फिर वो भूल जाता है। एक्शन आप लीजिए जब महामारी खत्म हो। और दूसरी चीज, अगर प्राइवेट सेक्टर से आपको काउंटर करना है, मजबूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े खुल के पार्लियामेंट के अंदर कह चुकी है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। और पूरी दुनिया में ये निकल के आया है कि अगर इस आपदा से कोई लड़ा है तो हमारे सरकारी डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी लड़े हैं। ओपीडी बढ़ रही है और आपका जीडीपी केवल 1% है। और अगर राज्य की बात आप करें तो आपके सामने केरला का उदाहरण मौजूद है। केरला में आज भी 70 से 75% एंट्री सरकारी अस्पतालों में हो रही है। तो सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है, ये बता दीजिए मुझे, ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो किसी न किसी बड़े नेता के या माफिया के हैं। ऐसे पर इन पर कार्रवाई कैसे? सारी पार्टियों में है। अस्पताल है ना, वो अस्पताल तो है,
वो उसमें फिर नेता कहां से आ गया? जी अस्पताल है और उसने अगर शोषण किया है, अगर आप जब आप कार्रवाई कर जी त्रिपाठी जी, जब आप कार्रवाई करते हैं तो ये नहीं देखते कौन नेता है कौन नहीं है। नेता से मतलब नहीं है, आपको ईमानदार होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है प्रोफेसर देवेंद्र त्रिपाठी जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए और अपनी बात रख दीजिए। जी मैं प्रदीप जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। ज्यादातर नर्सिंग होम माफिया और फलाने के हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो सेवा भाव की भाव है धीरे धीरे हमने बताया आपको हर प्रोफेशन में जा रही है और डॉक्टरी क्षेत्र में भी सेवा भावना खत्म होती जा रही है। सब नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पताल माफिया या राजनेताओं द्वारा नहीं संचालित होते हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर बड़े बड़े डॉक्टर चला रहे हैं, उनकी अपना मैनेजमेंट है या कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। कानपुर लखनऊ की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट हाउस कम है, दिल्ली गुड़गांव और बड़े बड़े शहरों में ज्यादा है। जी ठीक है, और फिर मैं वही बात को रिपीट करूंगा, संवेदनशीलता हमारे साथी डॉक्टरों में, क्षमा पूर्वक अपने डॉक्टरों से, डॉक्टर गुप्ता बैठे हुए हैं, मैं भी आईएमए का वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, कानपुर का और राष्ट्रीय बाल अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ डॉक्टरों को आपदा में संयम से काम लेना चाहिए। ये बड़ी बात है, बिल्कुल। अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करके लें, मैं ये नहीं कहता प्रॉफिट न लें, लेकिन फिर वही कह रहा, जमीर को जगा के सेवा करें। सरकारी ने और सरकार ने बहुत अच्छे रेट तय किए, मैं बता रहा हूँ। वेंटिलेटर के साथ लेवल 3 के बड़े अस्पतालों में 18,000 रुपए पर डे है, बिल्कुल और बाकी में 15,000 है। यानी कि सरकार के जो रेट बिल्कुल सही है, नहीं सही है। बाकी में 15,000 नहीं है, प्राइवेट डॉक्टरों का कोई नुकसान नहीं होगा। आईसीयू के 15,000 रुपए और वेंटिलेटर पर जाने पर 18,000 रुपए, सरकार ने बहुत अच्छे रेट तय किए हैं। ये एकदम सही है, एकदम वाजिब है। हमारे साथी डॉक्टरों को मानना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। जी, लेकिन इसके सरकार ने बहुत सोच समझ के रखे हैं, नहीं इसके बावजूद विचार विमर्श करके रखे हैं। उसके बावजूद वो दूसरे चीजों के नाम पर वो पैसे ले लेते हैं, हाँ, सर्विसेज के नाम पर पैसे लेते हैं, मेडिसिन के नाम पर पैसे लेते हैं, जांच के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, तमाम अन्य चीजों के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। और बड़ी बात यह कि वो कच्चा पर्चा देते हैं, पक्का पर्चा भी नहीं देते हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा मॉनिटरिंग की जरूरत है और दादा, और हमारे डॉक्टरों को भी आत्मलोकन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर पीके गुप्ता हैं, मैं कानपुर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ आईएमए का। आईएमए के थ्रू इन डॉक्टरों को बात करनी चाहिए और बात करके सरकार के फिक्स फीस के दायरे में इस आपदा के समय में मजबूरी का फायदा ना उठाएं और रोगियों का इलाज करें। विश्वकर्मा जी, मेरा आशय ये है। जी बिल्कुल ठीक बात है। रमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्रदीप जी, डॉक्टर साहब ने संवेदनशीलता की बात करी, लेकिन इस कोरोना काल में जो जनता ने, जो देश की जनता ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने निजी अस्पतालों का, चिकित्सकों का, मैनेजमेंट का जो रूप देखा है, जो विभत्स रूप देखा है, मुझे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पीड़ा है तो उसके कारण यूज कर रहा हूं, जो विभत्स रूप देखा है, लोग मरने के बाद भी इन अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने 100 वापस देने के लिए भी पैसे की मांग रखी है। जो उसमें संवेदनशीलता की शब्द की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, इनसे नैतिकता की अपेक्षा की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल। किसी जैन साहब है यहाँ, जब इन सारी आपदा की तैयारी करनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग के लिए एक रोड मैप बनाया जाना चाहिए था, तब सरकार एक खेल रही थी, एक गेम खेल रही थी। कभी वो टीम 11 क्रिकेट की बनाती है, कभी वो 9 लोगों की टीम बनाती है खो खो वाली। जब एक ऐसा मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला चिकित्सालयों में कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए थे। तब ये सरकार 9 लोगों की टीम, 8 लोगों की टीम, 11 लोगों की टीम, और सबसे बड़ी बात, उस 11 लोगों की आप सीधा सवाल पूछ लीजिए, केसी जैन साहब जवाब दे लीजिए। केसी जैन साहब से मैं सीधा सवाल यही पूछना चाहता हूँ, जब तैयारी का अवसर था तब आपके मुख्यमंत्री बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे, आपके मुख्यमंत्री बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे। रमन सिंह जी, सवाल पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी, केसी जैन साहब जवाब दे रहे हैं। रमन सिंह जी, जवाब ले लीजिए भाई। ठीक है, आपका सवाल पूरा हो गया, अब जवाब भी ले लीजिए। जी जैन साहब।
उठाए नहीं, आपने पहले से जरूरत इस बात सरकार ने उन पे कार्रवाई करते हुए 14 हॉस्पिटलों पे और लखनऊ के 3 अन्य हॉस्पिटलों पे भी कार्रवाई की है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैन साहब नोटिस कर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी आप चेक कर लीजिए, किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी निजी अस्पताल पर नहीं नोटिस दे देना कार्रवाई है किया गया है। जब हजारों लोग उस तूफान का शिकार हो चुके थे, जब चारों तरफ से मांग उठने लगी, तब नोटिस देकर आपने सिर्फ अपने परिवार को बुलाया गया था, जब उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए तो मुख्यमंत्री के स्वयं जांच के आदेश दिए थे। आज तक वो साल भर से ऊपर हो गया, उसके जांच पूरी नहीं हो पाई है और आप नोटिस की बात कर रहे हैं। नोटिस उनको जारी की गई है, नोटिस का जवाब आने के बाद केसी जैन जी, पिछले साल 2020 में एक पेशेंट जो ठीक हो गया था उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया और उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से पीड़िता ने कार्रवाई के लिए बोला था, जांच के आदेश दिए गए थे। आज तक वो जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। इस बात को समझिए। जैन साहब, सीधा सा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि रमन जी एक एक सवाल पूछ लीजिए, एक एक का जवाब लेते जाइए। केसी जैन साहब, अभिषेक जी कह रहे हैं ये मामला पिछले साल का है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की किसी हॉस्पिटल के खिलाफ? देखिए आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर। जो है कौशल किशोर जी ने भी उस पर चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उस पर FIR दर्ज हो करके उस पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन कुछ चीजें जांच में पाई गई थी, कुछ चीजें जांच में नहीं पाई गई, लेकिन कार्रवाई हुई थी उसमें, और साथ ही साथ उस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उस हॉस्पिटल पे कार्रवाइयां हुई। जी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पहले पीड़िता के परिवार से मैं खुद मिला हूँ, बात किया हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर इतने बड़े चैनल पे आप झूठ ना बोले। आपको काफी सारे जनता सुन रही है, देख रही है, आप कृपया करके झूठ ना बोले। ये चाहता है पूरे हॉस्पिटल को फांसी चढ़ा दी जाए, तो ये न्यायिक प्रक्रिया जो दोषी हो तो दोषी हो तो कम से कम उस पर तो कार्रवाई कीजिए। आपने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मैं कहूँ, अगर आपको नंबर चाहिए, मैं तो टीवी से कहूंगा कल के समय कोई नंबर लेकर के डिबेट करा ले उस पर। बात ये अभी तैयार हूँ। नहीं मिली इंसाफ। सवाल किया रमन जी ने, जो सवाल किया कि आपने तैयारी नहीं की, बार बार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज कितनी टेस्टिंग लैब है? नहीं केसी जैन साहब, सवाल ये नहीं है कितनी थी कितनी नहीं है, सवाल ये कि आज तक क्या किसी हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई क्या? सवाल सबसे बड़ा ये है। प्रदीप जी, अभी आपको मैंने संज्ञान में आपके हम लाए भी कि जिन भी हॉस्पिटल को नोटिस दी जा रही है, जिन भी हॉस्पिटल से जानकारियां ली जा रही है, जिनके खिलाफ एप्लीकेशन है, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई है, स्वतः संज्ञान से या किसी की शिकायत के द्वारा, वो सारी की सारी सरकार। अभिषेक जी सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आपकी 4 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है, अभी तक क्या किसी भी एक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है? एक का नाम बता दीजिए। प्रदीप जी देखिए, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तमाम सारे चैनलों ने चलाया इसको, जब पिछले साल भी कई सारे हॉस्पिटलों पे कार्रवाइयां हुई, और आपके झूठ को मेरा सादर प्रणाम है। आपके झूठ को सादर प्रणाम है। कार्रवाइयां लगातार हो रही है। और जो नोटिस की बात है, ये विधिक प्रक्रिया है कि किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो उसको नोटिस दिया जाता है, वो अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये सवाल पूछ लीजिए। दूसरी बात जी, हॉस्पिटल को तालाबंदी नहीं करने दिया गया, किसी भी हॉस्पिटल को तालाबंदी नहीं करने दिया गया। श्रीमान जी, वो तालाबंदी कर ही नहीं सकते, वो व्यापारी व्यक्ति हैं, वो डॉक्टर व्यापारी हैं। आप समझिए, वो तालाबंदी करने की धमकी दे रहे हैं। व्यापारी लोग हैं वो। जल्दी से सवाल पूछिए, समय कम है जी। इनसे सीधा सा सवाल वो सेवा नहीं। केसी जैन साहब सवाल ले लीजिए रमन जी का। जी
हाँ रमन जी, बड़ा एकदम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रमन आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। रमन जी जल्दी से। केसी जैन साहब से सीधा सा सवाल है कि क्या जब का समय था तब आपने किसी तरह की कोई तैयारी क्यों नहीं करी? समय आपको एक मॉनिटरिंग बॉडी बनानी थी जो इन निजी अस्पतालों की निगरानी करती, लेकिन आपने कुछ नहीं बनाया। आपके मुख्यमंत्री हो गया, जब डॉक्टर तैयारी साहब का का समय सवाल था तब बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे। बहुत ही संवेदनशील, इस पर मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा जैन साहब, ये आपको मानना पड़ेगा कि सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत केसी जैन जी, दिल्ली केसी जैन जी, आप अपने विधायकों को नहीं बचा पाए, सांसदों को नहीं बचा, क्या बचाएंगे? दिल्ली सरकार के आपके आगे होना पड़े। आप जनता के बारे में क्या सेवा करेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? अभिषेक जी आपने पर्याप्त सवाल पूछ लिए। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब अपना ऑडियो खोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। जी डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, कैसे निपटा जाए इनसे? नहीं, हमारे राजनीतिक प्रवक्ता कह रहे थे कि तालाबंदी कर दी जाए और ये सारे डॉक्टर्स व्यापार कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि क्या आज तक कभी इलाज इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नहीं लिया क्या? इन्होंने कभी वहां पे जाके अपनी सेवाएं नहीं ली? इस तरीके से ब्लैंकेट आरोप लगा देने का सारे व्यापार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी आपकी भी थी सिस्टम को चुस्त तंदुरुस्त रखना। राजनीतिक पार्टी हैं, आप विरोध की राजनीति मत कीजिए, इसमें सरकार को भी सहयोग कीजिए। सरकार को तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, हर चीज में आप जो है आलोचनात्मक रूप अपनाते हैं। सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर पे जब अटैक होता है तो आप लोग कहाँ होते हैं? अभी एक छोटा सा हॉस्पिटल था वहाँ पे, बात को आप समझिए। सबसे पहले वक्तव्य में यही कहा गया था, नहीं आपने कहा डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, लेकिन सम्मान होता है डॉक्टर ऐसे हैं जो आपदा में सारे डॉक्टर व्यापारी हैं। आप देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी डॉक्टरों को आप बताइए नहीं है। विरोधी करना केवल ये काम नहीं है, विरोध करना है। डॉक्टर साहब सारे डॉक्टर व्यापारी हैं, आपका पूरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को सहमत होना पड़ेगा। व्यापारी नहीं होते हैं, डॉक्टर्स व्यापारी के तौर पर व्यापार कर रहे हैं। सारे तालाब बात को आप मानिए डॉक्टर साहब, आप नहीं मानेंगे तब भी हम आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जीवन बचाते हैं। व्यापारी होते हैं। आप 1 लाख रुपए लीजिए और 1 करोड़ रुपए लीजिए, हमारे पिताजी हम आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप जीवनदायिनी हैं क्षेत्र में आने के लिए। लेकिन आप इस तरीके से बातें ना करें। जो आरोपी है उसके खिलाफ उनके लिए आप, हम आपका सम्मान करते हैं। डॉक्टर 7 दिन काम कर रहे हैं, लगातार फोन अटेंड कर रहे हैं। लोग बार-बार ये बात ठीक है भाई, सैकड़ों डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले मैंने उनको सलाम किया था, उनके जज्बे आपकी सेवा भाव में, डॉक्टर्स की सेवा भाव में किसी ने नहीं उठा, लेकिन आप वायरस किसी को नहीं छोड़ता है, किसी ने नहीं उठाया है। आपको पता होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर पीके गुप्ता अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, रमन जी आपसे भी अनुरोध करेंगे, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। रमन जी एक सवाल सुन लीजिए। पीके गुप्ता साहब, सवाल ये है, 200-250 डॉक्टरों की भी मौत हुई है इस कोरोना काल में, शहादत दी है उन्होंने, मैं कह सकता हूँ इसमें महामारी से निपटने में, लेकिन इसमें ज्यादातर सरकारी डॉक्टर्स हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स ने उतना अहम रोल अदा नहीं किया है, ये हमको कहने में शायद गुरेज। प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी साहब, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टरों को ही दिखाते हैं और प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना इलाज कराते हैं। मैं क्षमापूर्वक कह रहा हूँ सबसे, लेट मी कंप्लीट। डिलीवरी होती है तो प्राइवेट में होती है, क्यों? सरकारी क्षेत्र में डेथ इसलिए हुई है कि हमारे सरकारी डॉक्टर, खासकर हमारे रेजिडेंट या सीनियर डॉक्टर जो हैं, ये राउंड द क्लॉक वहां पे 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, पीपी किट पहनते हैं और 15 दिन के बाद फिर गैप करके फिर जुड़ जाते हैं जी। और ये बिल्कुल सही है कि सरकारी डॉक्टर हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा सवाल ये था, समय कम है, ये बता दीजिए
कि हाँ, आखिर कंप्लीट इन करने पर दीजिए। नकेल कैसे लगी, क्योंकि समय कम है सर, वो बात रह जाएगी। और ये व्यापारी शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल उचित 15-20 सवाल। साल की कठिन पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक डॉक्टर सेवा भाव से आता है। अदरवाइज इतने इंटेलिजेंट और हाई IQ वाले डॉक्टर्स होते, मैं सच बता दूं, IAS कैटेगरी त्रिपाठी 6 हैं। डॉक्टरों विश्वकर्मा पर कोई जी सवाल नहीं उठा और रहा। जो भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कोई भी अभिषेक राजनीतिक रमन से दल कहना सवाल चाहता उठा भी नहीं हूँ, सकता। डॉक्टरों की मेधा में कमी नहीं है। नहीं समाज डॉक्टर के त्रिपाठी साहब माफ कुछ करिएगा, डॉक्टरों की अगर मेधा कुछ पर कोई डॉक्टर सवाल खड़े नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी कटिंग करता हूं, लेकिन आप सब डॉक्टरों को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। और सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर भी रहिए, कुछ तथाकथित और जितने पैनलिस्ट हैं ये सब सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, सब प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट डॉक्टरों में जाते हैं। जी कुछ तथाकथित डॉक्टर्स की बात कर रहा अभिषेक हूं जी, मैं। समय समाप्त हो गया है। केसी जैन साहब अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए, और सवाल ये कि आखिर इन पर कार्रवाई सरकार कब उदाहरण पेश करेगी कि आइंदा अगर किसी हॉस्पिटल ने किसी भी मरीज की अंगूठी उतारी, उसका मोबाइल रखा या कोई दूसरा वैल्यूएबल सामान रखा, तो उसका हॉस्पिटल ना सिर्फ सीज किया जाएगा बल्कि पूरा हॉस्पिटल सरकार के अपने अंडर में ले लेगी। देखिए आदरणीय बड़े डॉक्टर साहब जिस प्रकार से कह रहे थे, सही बात कह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि कुछ डॉक्टर्स की, कुछ हॉस्पिटल की जो ये कमियां हैं या जो उनका शोषण की नीति है, उस वजह से पूरा जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरा तो पूरा प्राइवेट। जल्दी से बता दीजिए कि कब कार्रवाई होगी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज बड़ी कम है। शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट मेरा यही है कि ये लड़ाई मैनेजमेंट से है, डॉक्टरों से नहीं है। जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है वो वैसे करते हैं, और जो सरकार कार्रवाई कर रही है तो केवल अस्पताल और सरकार के बीच की बात है। इसमें जो भुक्तभोगी है उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए, और वो तरीका यही है कि एक आयोग बने जिसमें शिकायतें सुनी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सार्थक चर्चा है कि ये जो डॉक्टर अपनी जान भी गंवा रहे हैं, और करीब 250 डॉक्टरों ने शहादत दी है इस कोरोना काल में, लोगों का इलाज करते हुए, लोगों को जीवन बचाते हुए। लेकिन तमाम डॉक्टर और तमाम हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। 800% तक मुनाफा कमाया है। 18,000 रुपए मैक्सिमम उसकी लिमिट है, लेकिन एक दिन का 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लिया है, और लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आखिर इन लूट का तंत्र कब बंद होगा और कब इन पर नकेल कसी जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कैसे ही प्रोग्राम के साथ में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के साथ के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है
और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना से जंग को लेकर एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना को लेकर लगातार कर रहे हैं कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक। अधिकारियों और कोविड प्रभारी से जाना जिलों का